सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संप्रभुता यानी कि सोवेरेनिटी की अवधारणा क्या है, क्या विशेषताएं हैं, विभिन्न सिद्धांत, एकात्मक बहुलवाद और दार्शनिक, इसके साथ ही राष्ट्र और राष्ट्रवाद, राष्ट्र राज्य के समक्ष चुनौतियां, वैश्वीकरण और नागरिक समाज का उदय। इन सारे टॉपिक को हम विशेष रूप से विस्तार से पढ़ेंगे। तो वीडियो का पहला पॉइंट में आते हैं, संप्रभुता यानी कि सोवेरेनिटी की अवधारणा क्या है। संप्रभुता का अर्थ है राज्य के पास पूर्ण और सर्वोच्च शक्ति होना, जिसके अंतर्गत वह अपने अंदर के मामलों में स्वतंत्रता रखता है और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रहता है। इसे राज्य की अंतिम वैधता और स्वायत्तता का प्रतीक माना जाता है। इसकी विशेषताओं में पहला पॉइंट है पूर्ण शक्ति। पूर्ण शक्ति यानी कि संप्रभुता का मतलब है कि राज्य के पास अ, संप्रभुता का मतलब है कि राज्य के पास कानून बनाना संप्रभुता का मतलब है कि राज्य के पास कानून बनाना, लागू करना और न्याय देने की पूर्ण शक्ति हो। दूसरा, और कोई भी अन्य संस्था शक्ति राज्य के भीतर इस शक्ति का दावा नहीं कर सकती है। स्वायत्तता, स्वायत्तता क्या है? राज्य अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सके, यही स्वायत्तता है। और बाहरी हस्तक्षेप जैसे अन्य देशों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा राज्य के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, ये स्वायत्तता है। अंतिम वैधता, अगला पॉइंट है, राज्य का संविधान और कानूनी ढांचा राज्य के भीतर अंतिम कानूनी प्राधिकरण होना चाहिए, ठीक है। यहाँ किसी भी विवाद या विवादास्पद मामले का समाधान राज्य के नियमों के आधार पर ही होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि भारत में कोई यदि कानून को तोड़ता है तो उसको भारत के कानून के हिसाब से ही उस मामले का समाधान किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर प्रभाव। आंतरिक स्तर पर संप्रभुता नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करती है और बाह्य स्तर पर यह राज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी प्रमुख भूमिका निभाती है। अगला पॉइंट में है संप्रभुता के विभिन्न सिद्धांत। इसका सिद्धांत का क्या मतलब बनता है? राज्य के संप्रभुता के अध्ययन में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं जो इस अवधारणा को समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, ठीक है ना। प्रमुख सिद्धांत, इसके प्रमुख सिद्धांत में पहला सिद्धांत है एकात्मक सिद्धांत। एकात्मक सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है? एकात्मक सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता एक एकीकृत और केंद्रीकृत शक्ति के रूप में देखी जाती है। इसके मुख्य बिंदु हैं, राज्य के सभी अधिकार और शक्तियां एक केंद्रीय सत्ता में निहित होती है। यहाँ किसी भी क्षेत्रीय या स्थानीय सत्ता को संप्रभुता की मूल शक्ति से अलग नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर आधुनिक स्वतंत्र या संघीय राज्यों में केंद्रीय सरकार की सर्वोच्चता को दर्शाया जाता है। और नेक्स्ट सिद्धांत है बहुलवादी सिद्धांत। इसका मुख्य विचार है, बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि संप्रभुता केवल एक एकीकृत सत्ता तक सीमित नहीं बल्कि ये विभिन्न स्तरों और घटकों में विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। मुख्य बिंदु के तौर पर इसमें राज्य की संप्रभुता को स्थानीय, क्षेत्रीय और केंद्र सरकारों के बीच बांटा जा सकता है। विभिन्न स्तरों पर सत्ता के वितरण को माना जाता है जिससे एक संतुलित शासन व्यवस्था विकसित होती है। उदाहरण, संघीय देशों में जहां राज्य या प्रदेशों के पास भी महत्वपूर्ण स्वायत्तता होती है लेकिन वो राष्ट्रीय संप्रभुता के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है दार्शनिक सिद्धांत। इसका मुख्य विचार है, दार्शनिक सिद्धांत संप्रभुता की अवधारणा को नैतिक, अस्तित्ववादी और विचारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। इसका मुख्य बिंदु है, यह सिद्धांत सवाल उठाता है कि संप्रभुता किस आधार पर वैध मानी जाए,
क्या यह केवल शक्ति का प्रदर्शन है या फिर इसमें नैतिक या न्यायसंगत तत्व भी शामिल है? दार्शनिक दृष्टिकोण से संप्रभुता का अर्थ नागरिकों के हितों, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत से जुड़ा होना चाहिए। इस दृष्टिकोण में राज्य की वैधता का प्रश्न उठाया जाता है। क्या राज्य केवल शक्ति के बल पर अस्तित्व में है या फिर उनके पास नैतिक अधिकार भी हैं? और लास्ट में इन संप्रभुता यानी कि इसका क्या कंक्लूजन निकलता है? संप्रभुता एक ही राज्य की विशेषता है जिसमें उसके आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वायत्तता और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होने का अधिकार है। एकात्मक सिद्धांत में संप्रभुता को एकीकृत एकात्मक सिद्धांत में संप्रभुता को एक केंद्रीकृत शक्ति के रूप में देखा जा सकता है, जबकि बहुलवादी सिद्धांत में इसे विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है, ठीक है ना? दार्शनिक सिद्धांत में संप्रभुता का अध्ययन केवल शक्ति के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसमें नैतिकता, न्याय और नागरिकों के हितों की भी चर्चा होती है। जैसे कि भारत एक संप्रभु राज्य है, इसमें आंतरिक मामलों में भी पूर्ण स्वतंत्रता भारत की है और बाहरी हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त है। इन सारे सिद्धांतों का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न राजनीतिक संरचनाएं और अवधारणाएं संप्रभुता की भूमिका को परिभाषित करती है और किस प्रकार एक राज्य अपनी वैधता और स्वतंत्रता को बनाए रखता है। इसमें राज्य का मतलब एक पूरे देश को या टेरिटरी को कहा जाता है, ठीक है। और अगला पॉइंट इसका और अगला पॉइंट में है राष्ट्र और राष्ट्रवाद। और अगला पॉइंट में है राष्ट्र और राष्ट्रवाद। इसमें राष्ट्र की परिभाषा क्या होती है? राष्ट्र एक ऐसा सामूहिक पहचान है जिसमें साझा इतिहास, भाषा, संस्कृति, परंपराएं और भावनात्मक बंधन शामिल होते हैं। मुख्य विशेषताएं के तौर पर सांस्कृतिक एकरूपता क्या है? सांस्कृतिक एकरूपता साझा भाषा, धर्म, रीति रिवाज और सांस्कृतिक धरोहर राष्ट्र की पहचान बनाते हैं। इतिहास और स्मृतियां, एक सामान्य अतीत, संघर्ष और उपलब्धियां भी राष्ट्र की भावना को मजबूत करती है। भावनात्मक बंधन क्या है? भावनात्मक बंधन नागरिकों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और गर्व की भावना होती है। और अगला पॉइंट है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और सांस्कृतिक अखंडता को प्राथमिकता देती है। इसके मुख्य बिंदु के तौर पर स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय। राष्ट्रवाद का उद्देश्य देश की स्वायत्तता और अपने फैसले खुद लेने की क्षमता को सुरक्षित रखना होता है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान, अपने इतिहास, भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने तथा उसका विकास करने पर जोर देता है। राजनीतिक एकता, राजनीतिक एकता में राष्ट्रीय एकता के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में अग्रसर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है इसी का, राष्ट्र राज्य के समक्ष चुनौतियां। आधुनिक राष्ट्र राज्य की चुनौतियां क्या हैं? पहला इसका पॉइंट में है आंतरिक असमानताएं, जैसे कि क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक और जातीय विविधता के कारण राष्ट्रीय एकता में दरारें आ सकती है। और अगला पॉइंट में है अल्पसंख्यक समुदायों की मांगे और क्षेत्रीय स्वायत्तता के मुद्दे राष्ट्र के भीतर तनाव पैदा कर सकते हैं, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता, इसका राष्ट्र के समक्ष और राष्ट्र राज्य के समक्ष मुख्य चुनौतियों में ये भी आ सकता है कि राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच मतभेद, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोर स्थिति राष्ट्र राज्य की स्थिरता के लिए खतरा भी बन सकती है। अगला है आर्थिक चुनौती, जैसे
वैश्वीकरण के प्रभाव आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और विकास में असंतुलन राष्ट्र के आर्थिक ढांचे को प्रभावित करते हैं। विकासशील और विकसित राष्ट्रों के बीच आर्थिक दूरी भी एक चुनौती बन सकती है। अगला है सुरक्षा और आतंकवाद। ये भी राष्ट्र राज्य के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क, सीमा पर अपराध और साइबर हमले राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर सकते हैं। अगला है पर्यावरणीय संकट। पर्यावरणीय संकट में जैसे कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक आपदाएं और संसाधनों की असंतुलन दोहन राष्ट्र की सुरक्षा और विकास पर दबाव डालता है। अगला पॉइंट में है वैश्वीकरण, ठीक है ना। वैश्वीकरण और नागरिक समाज का उदय। वैश्वीकरण क्या है पहले पढ़ते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। वैश्वीकरण वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। इसका प्रमुख प्रभाव क्या है, जैसे कि आर्थिक एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और वित्तीय बाजारों का एकीकृत होना। और अगला पॉइंट है सांस्कृतिक आदान प्रदान। विभिन्न संस्कृतियां का संपर्क और संवाद, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक संस्कृति का विकास होता है। यानी कि बहुत सारी संस्कृतियां मिलकर एक नई संस्कृति को जन्म देती हैं। राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संधियों के माध्यम से देशों के बीच सहयोग और विवाद समाधान में बदलाव आते हैं। और अगला पॉइंट है तकनीकी प्रगति। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। अगला है नागरिक समाज का उदय। नागरिक समाज का उदय, इसकी परिभाषा किस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि नागरिक समाज वह क्षेत्र है जहां राज्य और बाजार से परे आम जनता, स्वयंसेवी संस्था, गैर सरकारी संगठन जैसे कि एनजीओज, सामाजिक आंदोलनों और सामुदायिक समूहों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर काम करते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। प्रमुख विषयों में सहभागिता। नागरिक समाज सरकार की नीतियां पर निगरानी रखने, सार्वजनिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने और समाज में सुधार लाने का काम करती है। स्वतंत्रता, चरण से बाहर स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अक्सर शासकीय निर्णयों की आलोचना भी करता है। सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, मानवाधिकार आदि क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। वैश्विक नेटवर्क में वैश्वीकरण के चलते नागरिक समाज ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने विचार और अभियानों को फैलाना भी शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे वैश्वीकरण और नागरिक समाज का राष्ट्र और राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका सकारात्मक क्या प्रभाव है। बेहतर सूचना संचार के माध्यम से सरकारी नीतियां में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर सहयोग से साझा चुनौतियां जैसे पर्यावरण, आतंकवाद का समाधान खोजा जा रहा है। नकारात्मक प्रभाव के तौर पर इसको इस प्रकार देखा जा सकता है कि वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रीय सीमाएं धुंधली होती जा रही है, जिससे राज्य की संप्रभुता पर सवाल उठ सकते हैं। नागरिक समाज की सक्रियता से कभी-कभी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और अस्थिरता भी देखने को मिलती है। समग्र निष्कर्ष, टोटल निष्कर्ष क्या है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद एक साझा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक पहचान है, जबकि राष्ट्रवाद इन पहचान की रक्षा, स्वतंत्रता और एकता को सुनिश्चित करने का विचारधारा है। राष्ट्र राज्य की चुनौतियां, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि आंतरिक असमानताएं, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विषमताएं, सुरक्षा खतरे और पर्यावरणीय संकट जैसे मुद्दे आधुनिक राष्ट्र राज्यों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां पेश करते हैं। और अगला हम लोग पढ़े हैं अभी वैश्वीकरण और नागरिक समाज। वैश्वीकरण ने देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया है। वही नागरिक समाजों ने शासकीय नीतियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक
सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन सभी पहलुओं को इन सभी पहलुओं का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि आज के विश्व में राष्ट्र, राज्य और उसके भीतर के तत्व लगातार विकसित हो रहे हैं और उन्हें बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप ढालना आवश्यक है। तो इस वीडियो का जो पूरा था, जितने भी टॉपिक के बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी, उन सारे टॉपिक को हम डिटेल रूप में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। यदि आप उदाहरण के तौर पर देखना चाहते हैं तो ये इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा।